नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, अगर किसी राज्य में हर साल बाढ़ आए, हर साल लोगों के घर बह जाएं, हर साल किसान अपनी फसल खो दें, हर साल बच्चों की पढ़ाई रुक जाए और हर साल सरकार राहत पैकेज का ऐलान करे, तो सवाल उठता है कि आखिर समस्या बारिश है या हमारी व्यवस्था। असम एक बार फिर भीषण बाढ़ का मार झेल रहा है। अब तक 75 लोगों की जान जा चुकी है। 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन यह केवल एक इस साल की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी त्रासदी है जो लगभग हर मानसून के साथ लौट आती। फर्क सिर्फ इतना है कि हर साल मरने वाले लोगों की संख्या बदल जाती है, प्रभावित लोगों की संख्या बदल जाती है, लेकिन दर्द वही रहता है। आज के इस वीडियो में हम केवल बाढ़ की खबर नहीं बताएंगे, हम समझेंगे कि आखिर असम बार बार क्यों डूब रहा है। क्या इसकी वजह सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी है या इसके पीछे का भूगोल, जलवायु परिवर्तन, नदी प्रबंधन के खामियां और हमारी नीतियों की कमजोरियां भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्या हर साल राहत और मुआवजा की ही समाधान है या अब समस्या आ गया है कि इस समस्या का स्थायी इलाज ढूंढा जाए। आज के इस पूरे वीडियो में हम इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। टॉपिक को अंत तक देखिएगा इस पूरे वीडियो को, और आपके जो भी विचार है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है आसाम में तबाही हर साल क्यों डूबता है। दो समाचार पत्र हैं जिनको हमने आधार बनाया है, एक है बीबीसी, दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया। बीबीसी लिखता है, इट टुक एवरीथिंग फ्रॉम अस, इंडियाज असम फेस वर्स्ट फ्लड इन ईयर। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, असम फ्लड्स, डेथ टोल राइज टू 75, ओवर 3.32 लाख अफेक्टेड, गवर्नमेंट अनाउंस एडिशनल रिलीफ। साथियों, जब भी आसाम में बाढ़ आता है तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई। ये बात सही है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। अगर सिर्फ बारिश ही बाढ़ की वजह होती तो भारत के हर राज्य में हर साल ऐसे ही तबाही देखने को मिलती। इसलिए सबसे पहले हमें आसाम के भूगोल को समझना होगा। आसाम की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र नदी है। यह दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक है। इसकी शुरुआत तिब्बत में होती है, फिर यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर पूरे आसाम से होकर बांग्लादेश की ओर बहती है। रास्ते में इसमें 50 से अधिक बड़ी छोटी नदियां आकर मिलती। यानी मानसून के दौरान सिर्फ ब्रह्मपुत्र का पानी नहीं बढ़ता, बल्कि दर्जनों नदियों का पानी भी इसमें एक साथ आ जाता है। अब एक बात हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आसाम एक विशाल मैदान है, लेकिन इसके चारों तरफ पहाड़। उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, दक्षिण में मेघालय और मिजोरम जैसी पहाड़ियों राज्य है। जब इन पहाड़ों पर तेज बारिश होती है तो पानी बहुत तेजी से नीचे के मैदानों की ओर बढ़ता है और पानी कुछ ही घंटों में, अगर हम बात करें तो नदियों के जल स्तर को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। आप अपने स्क्रीन पर मैप देखिए और इस मैप पर जो अभी हमने चर्चा किया, यह हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जिसे तिब्बत में शांगपो कहा जाता है और सियांग नदी के नाम से इसे अरुणाचल प्रदेश में, और जैसे ही यह आसाम में प्रवेश करती है इसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। आसाम के बॉर्डर स्टेट्स पे अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, इधर अगर हम जाएं तो नागालैंड आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको मेघालय देखने को मिलेगा, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। मणिपुर का भी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर और फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती। तो हमने कहा कि जब इन पहाड़ों पर तेज बारिश होती है तो पानी बहुत तेजी से नीचे के मैदानी क्षेत्र में आ जाता है और ये पानी कुछ ही घंटों में यहाँ के नदियों के जल स्तर को जो है वो बढ़ा देता है। और यही वजह है कि आसाम में बाढ़ धीरे धीरे नहीं आती। कई बार लोग सुबह सामान्य जीवन जी रहते होते हैं, शाम को पूरा गांव जो है वो पानी से घिर जाता है। प्रशासन को राहत पहुंचाने में समय भी बहुत कम मिल पाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल पहाड़ और बारिश ही जिम्मेदार है। साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ हर साल करोड़ टन मिट्टी, रेत, गाद लेकर आती, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सिल्ट कहा जाता है। यह गाद नदी के तल में जमा होती रहती है, धीरे धीरे नदी की गहराई कम होने लगती है। जब नदी उथली हो जाती है तो उसके पास अतिरिक्त पानी संभालने की क्षमता कम हो जाती है। परिणाम यह होता है कि थोड़ी अधिक बारिश होने पर नदी अपने किनारे तोड़कर गांव और खेतों में प्रवेश करती है।
यानी समस्या सिर्फ पानी की नहीं है बल्कि नदी की बदलती प्रकृति की भी है। और सबसे बड़ा परिवर्तन इस समय जो हो चुका है, सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है, जो चुनौती के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, वो है जलवायु परिवर्तन। पिछले कुछ वर्षों में मौसम का पैटर्न बहुत तेजी से बदला है। पहले कई दिनों तक सामान्य बारिश होती थी, लेकिन अब कम समय में बहुत अधिक बारिश जो है वो हो रही। और बहुत अधिक ये जो बारिश हो रही है, इस बारिश ने क्या किया है, इस बारिश में जो है वो सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। वैज्ञानिक इसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट कहते हैं। और इस बार भी असम और आसपास के क्षेत्रों में सामान्य से कई गुना अधिक बारिश दर्ज की गई। और इतनी अधिक मात्रा में पानी कोई भी नदी अचानक जो है वो संभाल नहीं सकती। साथियों, अगर हम पूरी जिम्मेदारी प्रकृति के ऊपर डाल दें तो ये भी बिल्कुल सही नहीं। क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या हमने नदियों का प्रबंधन सही तरीके से किया है? क्या तटबंध समय पर मजबूत किए गए हैं? क्या नदी में जमा गाद को नियमित रूप से हटाया गया है? क्या बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण कार्य रोका गया है? क्या लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित थी? और यहीं से प्राकृतिक आपदा धीरे धीरे मानव निर्मित संकट में बदलने लगते हैं। यानी आसाम की बाढ़ केवल प्रकृति की देन नहीं है, इसमें भूगोल का भी योगदान है, जलवायु परिवर्तन का योगदान है, और हमारी विकास नीतियां तथा नदी प्रबंधन की कमियां भी उतने ही जिम्मेदार है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रही? क्या राहत और मुआवजा ही हमारी पूरी रणनीति बन के रह गई है? आइए इस बात को भी हम बहुत ध्यान से समझते हैं। साथियों, हर बाढ़ के बाद सरकार राहत पैकेज, मुआवजा, बचाव अभियान चलाती है। यह जरूरी भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हर साल राहत बांटना समाधान है? आसाम में दशकों से लगभग हर साल बाढ़ आता है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि हमने पुराने और कमजोर तटबंध की चर्चा की, हमने ब्रह्मपुत्र में बढ़ती गाद की बात की, हमने बाढ़ क्षेत्र में अनियोजित निर्माण की बात की, हमने कई इलाकों पर समय पर चेतावनी ना पहुंचना भी एक कारण बताया। साथियों, बाढ़ का असर कुछ दिनों तक सिर्फ नहीं रहता। खेती बर्बाद हो जाती है, रोजगार खत्म हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और इसलिए लोगों केवल राहत नहीं, स्थायी समाधान चाहिए, ताकि हर मानसून उन्हें अपने घर छोड़ने को मजबूर ना करे। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया में ऐसे मॉडल हैं जिन्हें बाढ़ से नुकसान के काफी हद तक जो है वो कम किया जा सकता है? साथियों, क्या भारत आसाम के लिए एक ऐसा मॉडल अपना सकता है? क्या आसाम की बाढ़ पूरी तरह से रोकी जा सकती है? लेकिन इससे होने वाले नुकसान को काफी हद तक तो जरूर कम किया जा सकता है। और इसके लिए सिर्फ राहत पैकेज नहीं बल्कि दीर्घकालिक योजना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी का वैज्ञानिक प्रबंधन, मजबूत और आधुनिक तटबंध, बाढ़ क्षेत्रों की जीआईएस और सैटेलाइट मैपिंग से बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम और स्थानीय लोगों को आपदा प्रबंधन में शामिल करना बेहद ही जरूरी है। साथ ही किसानों के लिए बेहतर फसल बीमा, समय पर मुआवजा, बाढ़ से हटने वाली फसलें और वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। और जो सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन, उसके लिए भी हमें पहले से तैयार होना होगा। और इसलिए अब सड़क, पुल, स्कूल और शहरों की योजना भी बदलते मौसम के ध्यान में रखते हुए बनाना होगा। साथियों, याद रखिए कि मजबूत देश वो नहीं है जहां आपदा ना आए, बल्कि वो है जहां आपदा के बाद नुकसान कम हो और लोग जल्दी सामान्य जीवन की ओर लौट पाए। और एक और सबसे गंभीर समस्या है जिस पर अक्सर बहुत कम चर्चा होती है, और वो है बाढ़ क्षेत्र यानी फ्लड प्लेन पे बढ़ता अतिक्रमण। साथियों, आपने ध्यान दिया होगा कि आपको आपके आसपास जो भी नदियां दिख रही होंगी, जो उन नदियों के पास प्राकृतिक क्षेत्र होता है जहां मानसून के दौरान उसका पानी फैलता है। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, इन इलाकों में लोग घर, सड़क, बाजार और दूसरी निर्माण गतिविधियां शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि नदी का प्राकृतिक रास्ता सिकुड़ता गया है। और जब भारी बारिश होती तो नदी के पास फैलने का जगह नहीं बचता है, पानी सीधे आबादी की ओर बढ़ जाता है। और इसलिए आज केवल नदी के को जो है वो दोष देना पर्याप्त नहीं है, हमें यह भी देखना होगा क्या हमने नदियों के प्राकृतिक अधिकार क्षेत्र का सम्मान किया है या नहीं किया है। और जब तक फ्लड प्लेन का वैज्ञानिक प्रबंधन और सख्ती से संरक्षण नहीं किया जाएगा, तब तक बाढ़ का खतरा पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता। आसाम में बाढ़ अब केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का भी एक मुद्दा बन गया, क्योंकि हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि हर साल प्रभावित हो रही। और इसका असर केवल आसाम के किसानों पर नहीं, बल्कि कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय और स्थानीय बाजारों पर भी पड़ रहा है। साथियों, अब तक हमने जो समझा वो आसाम में हर साल बाढ़ क्यों आती है इस पर हमने बात किया, इसके प्राकृतिक और मानवीय कारणों को भी समझा, सरकार किन चुनौतियों का सामना करती है और भविष्य के लिए किन सुधारों पर काम करने की जरूरत है इस पर भी हमने बात किया।
आखिर दुनिया ने इस समस्या से क्या सीखा और भारत खासकर आसाम उससे क्या सीख सकता है, इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। सत्य दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां हर साल बाढ़ आती है, लेकिन उन्होंने समय के साथ अपनी नीतियों को बदला है, नुकसान को काफी हद तक कम करने की सफलता हासिल की है। जैसे कि हम नीदरलैंड का उदाहरण लें। साथियों, नीदरलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो वह देश समुद्र तल से नीचे स्थित है, सदियों से बाढ़ का सामना करता है। पहले वहां केवल ऊंचे बांध बनाए जाते थे, लेकिन बाद में सरकार ने अपनी सोच बदली। उन्होंने माना कि हर जगह पानी को रोकना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने रूम फॉर द रिवर जैसी नीतियां अपनाई, यानी कि जहां संभव हो नदी को उसके प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र में फैलने की जगह दी जाए ताकि शहर और आबादी सुरक्षित रहे। इसी तरह बांग्लादेश में भी लंबे समय तक बाढ़ और चक्रवात से भारी तबाही झेला गया है, लेकिन पिछले कुछ दशक में अर्ली वार्निंग सिस्टम, साइक्लोन शेल्टर और स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर बड़ा निवेश किया गया। आज वहां पहले की तुलना में आपदाओं में होने वाले मौत की संख्या में काफी उल्लेखनीय कमी आई है। यानी कि एक बात तो ये साफ है कि आपदा को पूरी तरह से रोकना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन सही नीति, वैज्ञानिक योजना और लोगों की तैयारी से उसके नुकसान को काफी हद तक जो है वो समाप्त किया जा सकता है। साथियों, अगर मुझे सरकार या नीति आयोग को 5 सुझाव देने हो तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहला सुझाव ये होगा कि पूरे ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के लिए इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट लागू किया जाए, और ये केवल आसाम के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए हो। दूसरा, फ्लड प्लेन जोनिंग को सख्ती से लागू किया जाए ताकि अत्यधिक जोखिम वाले बाढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनियमित निर्माण ना हो। तीसरा, हर गांव तक रियल टाइम अर्ली वार्निंग सिस्टम पहुंचाया जा सके जिससे ज्यादा से ज्यादा बचाव हो। चौथा, अगर हम बात करें तो हर बाढ़ प्रभावित गांव में प्रशिक्षित कम्युनिटी डिजास्टर और वॉलंटियर्स को जो है वो तैयार करना चाहिए। तो साथियों, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अगर इस पूरे टॉपिक को हम देख रहे हैं तो असम की बाढ़ केवल जल प्रबंधन का मुद्दा नहीं, ये भूगोल, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, कृषि, विकास, प्रशासन और सामाजिक न्याय, इन सभी का एक जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए इसका समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। साथियों, असम की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। प्रकृति को हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर उसके साथ संतुलन बनाकर जरूर जिया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र केवल पानी की धारा नहीं है। ब्रह्मपुत्र के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यह उत्तर पूर्व भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, जैव विविधता और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। इसलिए इसका समाधान भी अल्पकालीन नहीं बल्कि दूरदर्शी और वैज्ञानिक होना चाहिए। असम की असली त्रासदी ये नहीं है कि वहां पर हर साल बाढ़ आती, असली त्रासदी ये है कि हर साल वही लोग डूबते हैं, वही गांव उजड़ते हैं और हम बार बार इसे केवल एक प्राकृतिक आपदा मानकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई संकट हर साल दोहराया जा रहा है तो केवल प्रकृति के नहीं बल्कि हमारी नीतियां, हमारी तैयारियां, हमारा विकास मॉडल का भी परीक्षा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगली बाढ़ कब आएगी, सवाल यह है कि अगली बाढ़ आने से पहले हम कितनी तैयारी कर पाते हैं, और यही तय करेगा कि भविष्य का असम हर साल डूबेगा या फिर चुनौतियों के बीच भी सुरक्षित और मजबूत बनकर आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, समाधान क्या है? क्या है असम का भविष्य? आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आप अपने विचारों को देने के बाद अगर लगे कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो शेयर कर दीजिए, लगे कि लाइक करना चाहिए तो लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।